तो गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर यूनिट 8 का, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी रिलेशन। तो देखिए बच्चे, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि मास और एनर्जी जो दोनों क्वांटिटीज है बच्चे, वो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है तुम्हारे पास। मींस मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है तुम्हारे पास, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो उस चीज के लिए बेटे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी, जिस जो क्या थी तुम्हारे पास, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं बेटा। तो ये क्या कहती है कि एनर्जी जो होगी बेटे वो किसमें, मास में कन्वर्ट होगी, और मास किसमें कन्वर्ट होगा, तुम्हारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बच्चे देखो, जब किसी भी प्रकार की इंट्रैक्शन होती है तुम्हारे पास पार्टिकल्स के बीच में, या न्यूक्लियर इंट्रैक्शन जो भी हमारे पास होती है, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की भिड़ंत होती है, तो बच्चे उस समय तुम्हारे पास क्या हो, मान लो कुछ मास हमारे उस इंट्रैक्शन के अंदर बेटा क्या हो गया, वो डिसअपीयर हो गया हो तुम्हारे, मतलब गायब हो गया वहां से। तो बेटा उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर बेटे एनर्जी तुम्हारे पास क्या होगी, वहां पे अपीयर होगी भाई। ठीक है, यदि मान लो तुम्हारे पास एनर्जी डिसअपीयर होती है थोड़ी बहुत, तो उसके इक्विवेलेंट में बेटा मास आपको क्या होगा, वहां पे अपीयर होगा। ये थी बच्चे हमारी क्या, मास एनर्जी रिलेशन की कहानी। अब देखिए बच्चे, इसके में तुम्हारे पास बात करूं, तुम्हारे पास मान लो कोई भी पार्टिकल तुम्हारे पास वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो बेटा उसका तो रेस्ट मास हम लेके चलते, वो क्या लेके चलते हैं, एम नॉट लेके चलते हैं। रेस्ट मास क्या होता है, एम नॉट होता है, और यहां से रेस्ट मास एनर्जी में लिखूं वो क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर। तो बेटा कोई भी पार्टिकल जो तुम्हारे पास मूव कर रहा होगा उसके पास जो एनर्जी होगी बच्चे, वो एनर्जी जो रहेगी बच्चों किसकी इक्वल रहेगी, तुम्हारे पास सम होगा वो तुम्हारे पास किसका, रेस्ट मास एनर्जी का, और साथ में बच्चे किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टी लिख दिया बच्चे। ठीक है, तो एनर्जी हो किसी पार्टिकल की, वो बेटा सम के इक्वल होगी, किसका सम होगा, तुम्हारे पास रेस्ट मास एनर्जी का और उसकी काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला मैं रखूं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में टी। यहां से काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, क्या है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। मींस इसको हम यहां लेके चले गए, यहां से हमारे पास एम माइनस एम नॉट इंटू वे सी स्क्वायर, तो इसको मेरा डेल एम लिख सकते हैं, तुम्हारे पास डेल्टा एम बोल दो, जिसका आगे जाके नाम रहेगा तुम्हारे पास क्या, डिफेक्ट मास। क्या रहेगा, डिफेक्ट मास। इसके बाद देखो बच्चे तुम्हारे पास क्या है, अब यहां पे जो तुम्हारे m नॉट था वो तो रेस्ट मास था, हमें पता है। c क्या है, यहाँ पे बेटा स्पीड ऑफ लाइट है। e क्या है, उसकी टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, जो तुम्हारे पास क्या हुआ, सम ऑफ रेस्ट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और बेटा जो m है वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, इफेक्टिव मास रहेगा। क्या रहेगा, इफेक्टिव मास रहेगा जब वो मूव कर रहा होगा तुम्हारे पास कलर किसी भी वेलोसिटी के साथ। तो ये थी बच्चे मेरे पास क्या, मास एनर्जी रिलेशन। और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बेटे इसका बहुत यूज किया जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, इसके बेस में बहुत सारे लॉज को तुम्हारे पास क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हारे पास बात करूं, दो लॉ आते हैं तुम्हारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों को बड़ा कंबाइन करके एक लॉ बना दिया गया यहाँ पे, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जो क्या कहता है तुम्हारे पास टोटल मास और तुम्हारे पास एनर्जी का जो सम रहेगा वो बेटा बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बच्चे क्या, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। इसके ऊपर बच्चों बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो बच्चे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, देखो बच्चे बाइंडिंग का मतलब जो क्या कर रहे हो, बांध के रख रहे हो तुम्हारे पास। ठीक है, न्यूक्लियर मींस बेटा न्यूक्लियस से रिलेटेड है तुम्हारे पास। ठीक है, एनर्जी आपको पता है। तो बच्चे देखो हमें पता है किसी भी एटम का जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है ना बच्चे, उसके अंदर में पता है बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं तुम्हारे पास, हो सकते हैं नहीं हो सकते। अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तुम्हारे पास क्या होते हैं बच्चे, रिपल्सन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी सी जगह है। इतनी छोटी सी जगह के अंदर हमने सेम चार्ज के पार्टिकल रख रखे वहां पे, तो उनको रखना बेटा बहुत ही क्या है तुम्हारे पास, मुश्किल कार्य है तुम्हारे पास। ठीक है, तो रिपल्सन के विपरीत
रिपल्सन के अपोजिट बेटा कोई काम किया गया होगा, उनको आपस में बेटा क्या करने के लिए तुम्हारे पास, होल्ड करने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है, जकड़े रखने के लिए आपस में। तो बेटा जो तुम्हारे पास एनर्जी चाहिए, ठीक है, किसको भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कंबाइन रखने के लिए बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है, होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो बेटा उस एनर्जी का तुम्हारे पास जो नाम रहेगा वो कौन सी रहेगी तुम्हारे पास, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या बेटा ये कह दो, हाँ ये तुम्हारे पास क्या, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब देखो तो सीधा कह सकते हो भाई न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने के लिए, ठीक है, जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या बेटा ये कह सकते हो कि जब हमारा क्या होगा तुम्हारे पास, कोई भी न्यूक्लियस, ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स के अंदर जब वो ब्रेक होगा ना बच्चे, उसके दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होगी बच्चे, वो एनर्जी भी तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अब तुम्हें पता भी इनको क्लोज रखने के लिए अपने कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी, यहाँ पे दी होगी। अब आप क्या करोगे, इनको तो अलग अलग करना चाह रहे हो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को तुम्हारे पास, तो वहां से क्या करना पड़ेगा, उतनी ही अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग जो होगी तुम्हारे पास वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे। चलिए ये थी हमारे पास क्या, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। अब देखो बच्चे, एक तो मान लो तुम्हारे पास क्या थे, अलग से मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, ठीक है। अब न्यूक्लियस का अलग से मास निकालो इंडिविजुअली, सबका निकालो और सबको सम करके देख लो, चलो आपने देख लिया। और अगली प्रोसेस में आप क्या कीजिए बेटा, इस कंप्लीट न्यूक्लियस का मास निकालिए, ठीक है। मान लो एटॉमिक नंबर इसका मान लो तुम्हारे पास Z है, मास नंबर A है, तो Z मास नंबर एटॉमिक नंबर और A मास नंबर वाले न्यूक्लियस का जब अपने बच्चे क्या निकाला, मास निकाला, मान लो तुम्हारे पास कुछ भी आ गया, मान लो कुछ भी, मान लो 2 मान लो, इतना आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। बच्चे मैंने क्या किया, इंडिविजुअली निकाल के देखा, फिर न्यूक्लियस को बना कौन रहे हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बना रहे होंगे, मैं इसी न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जितने भी प्रोटॉन थे उन सबका मैंने मास निकाल लिया, जितने न्यूट्रॉन थे उन सबका मैंने मास निकाल लिया, सबको जोड़ के देखा, तो बच्चे मैं क्या पाता हूँ, इस मास से जो मैंने मास निकाला अलग अलग न्यूक्लियॉन्स को लेके, वो मास आपको क्या मिलेगा बच्चे, ज्यादा मिलेगा, मोर मिलेगा एज कंपेयर टू तुम्हारे पास, ठीक है। तो बच्चे इसका मतलब तो कुछ न कुछ मास क्या हो गया, यहाँ पे डिसअपीयर हो गया, क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। वो मास गया कहाँ बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में वो मास चला गया तुम्हारे पास, ठीक है। हमेशा रिमेंबर रखेंगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, मास जो होगा बच्चे न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा मिलेगा बच्चे मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो जो डिफरेंस होता है मास का बच्चे, उस मास के डिफरेंस को हम क्या बोलते, तुम्हारे पास मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, डेल एम होता है बच्चे तुम्हारे पास। क्लियर है जी, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, निकालेंगे कैसे हम यहाँ पे। चलो हमने Z वो ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, A क्या ले लिया मैंने, मास नंबर ले लिया तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे, जो प्रोटॉन का मास है बच्चे वो मैंने क्या बोल दिया, Mp बोल दिया तुम्हारे पास, और न्यूट्रॉन का मास बच्चे मैंने क्या बोल दिया, Mn बोल दिया, और न्यूक्लियस का मास बच्चे मेरा क्या होगा, Mn, कैपिटल N लगा रखा है मैंने पैर में इसके। क्लियर यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे होगी इस न्यूक्लियस के केस में भी तुम्हारे पास। चलो निकालते हैं। तो बच्चे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालने से पहले आप पहले क्या निकालो बच्चे, मास डिफेक्ट निकालो। क्या निकालो, मास डिफेक्ट निकालो। चलो मास डिफेक्ट निकालते हैं बच्चे, जिसको आपने डेल एम कहा था। अब मास डिफेक्ट की अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो बच्चे पहले तो ये देखो न्यूक्लियॉन्स का मास देखो। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन पड़े होंगे बच्चे, जेड प्रोटॉन पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे। तो प्रोटॉन सबका मास कितना होगा प्रोटॉन का, ZnP। तो सारे के सारे प्रोटॉन का मास मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो बच्चे सारे के सारे न्यूट्रॉन का मास हो, देखो तुम्हारे पास कितना होगा। तो न्यूट्रॉन कितने बच्चे इसके अंदर, A - Z न्यूट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो सभी न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, A - Z इनटू में M। तो ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया। ये बच्चे मेरे न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया, और ये मेरे ज्यादा मिलेगा ना किसके मास से, न्यूक्लियस के मास से। तो इस पूरे न्यूक्लियस का मास मैंने क्या माना है, स्मॉल m पैर में कैपिटल N है। तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, M।
तो ये बच्चे मेरा क्या आया, मास डिफेक्ट आया तुम्हारे पास। अब मास एनर्जी रिलेशन का यूज करके हम बच्चे क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या आएगी, डेल एम सी स्क्वायर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आएगी यहाँ से तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो बच्चे डेल एम की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हो, यहाँ पुट कर दो, एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, ये हुआ बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है। इनटू में क्या होगा बच्चे, सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या किया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, प्लस में बच्चे क्या किया मैंने, जेड एम ई किया और माइनस में जेड एम ई किया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन के ऊपर। अब यहाँ देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, तुम्हारे पास इसमें से और इसमें से बच्चे कॉमन आ रहा है, क्या, एम जेड कॉमन आ रहा है, जेड यहाँ से कॉमन हो बच्चे, जेड यहाँ से कॉमन लिया हमने, क्या बचता है, इन दोनों टर्म में से ले रहे भाई, इसमें से और इसमें से, तो जेड कॉमन लेके एम पी प्लस में एम ई बचा, ये लो ये बचा भाई, प्लस में बच्चे क्या है, ए माइनस जेड एम एन है भाई, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम बात करें तुम्हारे पास क्या रहता है, इन दोनों टर्म में से बच्चे माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लो भाई, क्या बचता है, एम एन माइनस में सॉरी प्लस जेड एम ई। आप न्यूक्लियस और लेके चले बच्चों, क्या लेके एक्स जेड ए, ये न्यूक्लियस हम लेके चले हैं, ठीक है, जेड एक्स ए, चलो ठीक है जी। अब इसके बाद देखो बच्चे, तो ये देखो बच्चे, प्रोटॉन का मास प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो क्या हुआ बच्चे, हाइड्रोजन का मास हुआ, किसका मास हुआ बच्चे, हाइड्रोजन का मास हुआ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया तुम्हारे पास, जेड एम एच, जेड एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस में। अब ये क्या दिख रहा है बच्चे आपके पास, उस न्यूक्लियस का मास प्लस में इलेक्ट्रॉन का मास, तो पूरे एटम का मास हो गया। अभी एटम क्या था, एक्स लिया आपने, पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मास किसका आ गया बच्चे, उससे एटम का आ गया, ये लो। तो ये बच्चे मेरे पास क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आता है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, ये लो बच्चे, ये था बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट, क्लियर है। इसके बाद में हम आते हैं बच्चे तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। देखो क्या कहता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, देखो बच्चे, न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। तुम्हें पता है रिपल्सन होगी भाई न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के बीच में, उस रिपल्सन को बेटा ओवरकम करके एक अट्रैक्शन है, क्योंकि बांध के रख रही है तुम्हारे पास, ठीक है, और वो अट्रैक्शन बच्चे तुम्हारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है वहां पे तुम्हारे पास, ठीक है। बस सिंपल सा आप कह सकते हो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, और वो न्यूक्लियर फोर्स ही है तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं तुम्हारे पास। चलो भाई ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया तुम्हारे पास। अब बच्चे देखो, अब जब भी न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे पास काम करता है, कहाँ कहाँ लगेगा हमेशा, देखो अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा तुम्हारे पास प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, बेटा इनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, और तभी तो ये छोटी सी जगह के ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े रहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कभी ये नहीं देखता कि ये चार्ज पार्टिकल है या फिर ये अनचार्ज पार्टिकल है, वो बेटा सेम अमाउंट के अंदर तुम्हारे पास लगता रहता है तुम्हारे पास, ठीक है। प्रोटॉन में तो भी लगेगा भाई, न्यूट्रॉन में, तो ये तुम्हारे पास चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी के बच्चे मैं तुम्हारे पास बात करूं, ये कभी भी बच्चे इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करता। किसको ओबे नहीं करता? इनवर्स स्केयर लॉ को। मींस अब न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास क्या होगी, एक डिस्टेंस होगी मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बीच की।
अब बेटा एक फिक्स लगभग क्या होते हैं 8 फर्मी बोल देते हैं हम इतने डिस्टेंस तक 8 फर्मी। तो 8 फर्मी तक तुम्हारे पास बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बिल्कुल अच्छे से काम करता है। अब डिस्टेंस को आप कम कर दो, क्या कर दो डिस्टेंस को न्यूक्लियस के बीच कम कर दो, तो आप पाओगे कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है बच्चे वो काम नहीं कर रहा होता बेटे, वो कम हो जाता है। वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से भी कम हुआ और डिस्टेंस घटाने से भी कम हुआ, तो बच्चे ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहा और ना ये घट रहा। कभी तो बढ़ गया भी घट और कभी क्या हो गया तुम्हारे पास बढ़ गया। एक पर्टिकुलर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था Gm1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्या था दोनों के मास के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन एक सा डिपेंड कर रहा था। कैसे कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था बेटा कम होता था। क्या होता था कम, बढ़ाओ 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 कम 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 कम, ठीक ऐसे होगा तुम्हारे पास। घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है। अभी हमने कहा भी 8 फर्मी तक तुम ऐसे करोगे, ठीक है, वैसे मान लो और भी 0.1 फर्मी तक ऐसे रेंज होती है हमारे पास, ठीक है। अब यदि हम क्या करें तो बच्चे नेचर जो होता है तुम्हारे पास डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तुम्हारे पास, ठीक है। और वैसे अप्रोक्सीमेटली मैंने 8 फर्मी बोला तुम्हारे पास, वैसे कई बुक 9 फर्मी लिखेगा, कई बुक आपके पास 10 फर्मी भी लिखेगा तुम्हारे पास, ठीक है। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, मान लो या फिर ये ले लो तुम्हारे पास, चलो ठीक है। अब 10 फर्मी से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस के बीच में, तो आपका न्यूक्लियर फोर्स बेटा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वहां पे फिर कौन आएगा तुम्हारे पास प्रभावशाली होकर बेटा रिपल्सिव फोर्स आएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स वहां पे कम हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो यदि बच्चे यहाँ एक और होते तुम्हारे पास क्या 0.8 फर्मी, यदि इससे यदि तुम क्या मान लो कम जाते हो तुम्हारे पास, तो वहां पे तुम क्या पाते हो कि आपका न्यूक्लियर फोर्स फिर कम हो जाता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो भी कम, घटा रहे हैं तो भी कम, तो बात बनेगी। तो इसलिए बोलते हैं तुम्हारे पास क्या ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करता। और दूसरी बात बच्चे तुम्हारे पास क्या है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कौन सा नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तुम्हारे पास। मींस कभी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता तुम्हारे पास। जो वर्क डन जो किया जाएगा न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर तुम्हारे पास, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है डिस्टेंस की ओडिंग कम ज्यादा हो रहा है तुम्हारे पास, हो रहा है नहीं हो रहा, अब ये तो भी गड़बड़ आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, एक सा नहीं हो रहा अभी, ठीक है, सेम रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब बेटा ये कैसा फोर्स है तुम्हारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब और बात करूं मैं तुम्हारे पास बेटा ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं है, कि नॉन सेंट्रल फोर्स है तुम्हारे पास। क्या है नॉन सेंट्रल, मतलब सेंटर टू सेंटर काम नहीं करता है कभी भी तुम्हारे पास। जैसे हम जो भी फोर्स पीछे पढ़ के आए थे, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ गए थे, हमने ऐसे उनके सेंटर को ज्वाइन किया दोनों के दोनों चार्ज या फिर बॉडीज को के सेंटर को ज्वाइन करके फिर ऐसे उन सेंटर वाली लाइन के अलोंग हम फोर्स दिखाते थे और लगता भी सेंटर के अलोंग भी था तुम्हारे पास, तो वो सेंट्रल फोर्स था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स बच्चे क्या है तुम्हारे पास नॉन सेंट्रल फोर्स हुआ तुम्हारे पास। और बच्चे जो नेचर होता है हमारे न्यूक्लियर फोर्स का वो तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा अट्रैक्टिव होगा तुम्हारे पास। ये हाँ ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और एक सबसे अहम बात मैं करूं बच्चे, देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा उसके पीछे कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे जो बेटा इसका कारण बन रहे होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। वो बच्चे तुम्हारे पास क्या होते हैं मेसॉन्स होते हैं। क्या होते हैं मेसॉन्स बोल देते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, मेसॉन्स, ठीक है। मेसॉन्स बेटा 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 3 टाइप्स के मेसॉन्स होते हैं, पाई 0, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव तुम्हारे पास। जिस प्रकार बेटा आपको पता है हम डॉग की बात करें, अपने आसपास बेटा डॉग देखिए होंगे जो झगड़ा कर रहे होते हैं हड्डी के लिए तुम्हारे पास। मतलब तुम्हें पता हो हड्डी का वो खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बेटा वो क्या करते हैं हड्डी के पीछे
रहते हैं तुम्हारे पास। मतलब एक कुत्ते के पास, एक डॉग के पास तुम्हारे पास हड्डी है, तो दूसरा डॉग आएगा बेटा उसको भौंकना स्टार्ट करेगा, वो हड्डी उसे छील लेगा, और दूसरा जो डॉग फिर पहले वाला डॉग दोबारा से उसको भौंकेगा, वो छील लेगा। तो मतलब दोनों में हो तो लड़ाई ही रही है, क्या हो रही है लड़ाई, लेकिन दूर से देखने वाले को क्या लगेगा भी दोनों ना घुल मिल के देखो प्यार से रह रहे हैं, ठीक है। उसको क्या पता भी रियलिटी में क्या, अंदर जाके देखो वहां पे हो क्या रहा है तुम्हारे पास। तो बेटा वो हड्डी तो तुम्हारे पास कारण थी जो दोनों को बच्चे अट्रैक्ट करके रख रही है, क्या करके रख रही है, अट्रैक्ट करके रख रही है। आई बात समझ, वैसे रिपल्सन हो रही है तुम्हारे पास, लेकिन हड्डी है क्या उन दोनों को बांध के रख रही है, वो बाइंडिंग एनर्जी का काम करे, तुम ये कह सकते हो। जैसे हमारे न्यूक्लियॉन्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसी प्रकार वो हड्डी वहां पे काम कर रही है। तो बेटा वो हड्डी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा नहीं हो रहा, कभी उस डोगी के पास कभी उस डोगी के पास। तो इसी वे में बच्चे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में मेजॉन्स का बच्चे एक्सचेंज होता रहता है, कभी प्रोटॉन के पास कभी न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन के पास, ऐसे एक्सचेंज होता रहता है बेटा मेजॉन्स का, जिसके कारण बेटा वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। यही न्यूक्लियर फोर्स का कारण है तुम्हारे पास, ठीक। ये था बच्चे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स के कारण, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते बच्चे हमारी न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, न्यूक्लियर फिजन। तो देखो मेरे बच्चे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम आपने सुना होगा, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चे कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ होते हैं, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने न्यूक्लियस को बेटा वो खुद तो अपने आप ही ब्रेक कर लेते हैं, उनको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, और कई जबरदस्ती करवाए जाते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, तोड़े जाते हैं उनके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तुम्हारे पास। तो बेटा अब देखो किसी भी बड़े न्यूक्लियस को तोड़ना, ठीक है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे बेटा न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो बेटा जस्ट सिंपल था, तुम्हारे पास क्या होगा, जब तुम्हारे पास एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस डिकम्पोज होगा बच्चे किसके अंदर, टू और मोर लाइट, ठीक है, हल्के न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फिजन मींस टूटना, किसका टूटना भाई, न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है। बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा हमेशा रिमेंबर रखेंगे, और जो बनेंगे बच्चे प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो क्या होंगे, आपके पास लाइट न्यूक्लियाई होंगे तुम्हारे पास। देखो अब हाँ तुम्हारे पास क्या था बेटा, ऑटो अहम, ठीक है, और बेटा क्या था स्ट्रेसमैन, ये बेटा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बच्चे न्यूक्लियर फिजन की वजह क्या की थी, डिस्कवरी की थी तुम्हारे पास। चलो देखो 1938 39 ऐसे लोग बोल देते तुम्हारे पास, कहीं 38 लिखा मिलेगा, कहीं 39 लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो बच्चे तुम्हारे पास, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तुम्हारे पास, देखो 92 235 यूरेनियम लिया, ठीक है। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप लिया हमने, वैसे तो ढेर सारे आइसोटोप होते हैं हमारे यूरेनियम के, ठीक है, ये लिया बच्चे। तो जब क्या किया जाएगा, इस एटम के ऊपर, इस यूरेनियम के ऊपर बेटा एक न्यूट्रॉन की बौछार होगी तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करेगा तुम्हारे, बौछार तो बेटा कईयों की होती है, मैं एक की बात कर रहा हूं तुम्हारे पास। जब एक न्यूट्रॉन बेटा इंसिडेंट करेगा यूरेनियम 235 के साथ, तब बच्चे मेरे ये जो यूरेनियम होगा बेटा ये ब्रेक होगा तुम्हारे पास, किसके अंदर बच्चे, बेरियम के अंदर, और बेटे किसके अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। बेरियम होता है तुम्हारे पास 56, ये होता है 36, ये होता है तुम्हारे पास 141, हियर 92, ओके, हियर 92, 6 6 12 1 कैरी 5 3 8 and 1 कैरी 9, तो 92। तो बच्चे मास नंबर नहीं, सॉरी एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर बोल दो, नीचे वाला चार्ज नंबर बोल दो, एटॉमिक नंबर बोल दो, वो तो सेम है बोथ साइड, रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। मास नंबर देख लो भी सेम नहीं होगा मेरे ख्याल से, मास नंबर सेम
नहीं है तुम्हारे पास। तो बच्चे यहाँ कितना हो देखो 14192 ये हुआ मेरे बच्चे, ठीक है। तो कितना है तुम्हारे पास 3 एंड 1 सॉरी 2 ये हुआ मेरे बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है। 2 की कमी है यहाँ पे, कितनी कमी है बच्चे 2 की कमी आ रही है यहाँ पे। अब देखो तुम्हारे पास तो मीन्स बच्चे मास सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं मास नंबर देखना चाहूँ तो कितना था बच्चे 236 फिर 233 तो इसका मीन्स 3 और आना चाहिए यहाँ पे। तो बेटा साथ में इस प्रोडक्ट के बच्चे क्या होते हैं 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं बच्चे, और साथ में क्या निकलती है कुछ एनर्जी भी निकलती है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जब एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करेगा यूरेनियम 235 से तो बेटा तो लाइट न्यूक्लियाई जो बनेंगे तुम्हारे पास वो बेरियम होगा और एक क्रिप्टॉन होगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, और साथ में बच्चे कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। और जो ये एनर्जी जो बच्चे रिलीज होती है ये तुम्हारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बोली जाती है, 200.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कुछ ऐसी होती है तुम्हारे पास, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बोलते हैं। और ये एनर्जी जो बच्चे तुम्हारे पास आएगी ये कहाँ तुम्हारे पास यूज होगी, एक तो बच्चे इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, किनकी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, और कुछ एनर्जी जो होगी बच्चे तुम्हारे पास कहाँ चली जाएगी गामा रेज की फॉर्म में चली जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, गामा के अंदर चली जाएगी। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे, तो ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन के बेटा लॉ है तुम्हारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, तो ये ओबे होनी चाहिए तभी आपकी रिएक्शन ठीक होगी तुम्हारे पास, ठीक है। और बच्चे जब हाँ ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे, जब एक फ्यूजन होगा तुम्हारे पास, एक एटम का फ्यूजन होगा तुम्हारे पास बच्चे किसी भी यूरेनियम के, तो उस समय उसके कोरस्पॉन्डिंग 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी आएगी। पर फ्यूजन में एनर्जी है बच्ची, पर फ्यूजन जो एनर्जी आएगी बच्चे वो कितनी आएगी 200 आएगी तुम्हारे पास। और बात करो बच्चे तुम्हारे पास यूज हमारा जो कहाँ होता है बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज करते हैं वहां भी। और ये जो न्यूट्रॉन है तुम्हारे पास बच्चे, ये कौन सा न्यूट्रॉन तुम्हारे पास थर्मल न्यूट्रॉन है बच्चे, कौन सा थर्मल न्यूट्रॉन। जो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, इसकी एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो लो हो तुम्हारे पास, ठीक है, और साथ में बेटा इसकी स्पीड भी क्या हो तुम्हारे पास लो हो, मतलब मूव फास्टली ना कर रहा हो ये तुम्हारे पास, ठीक है। तो लगभग मैं बात करूं 2.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है मेरा कौन थर्मल न्यूट्रॉन जो होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देख लो भी बहुत सारी स्पीड होगी भी है तुम्हारे पास, इतनी स्पीड। तो मैंने कहा भी था आपको एक न्यूट्रॉन को भी यदि आप अपने आसपास खुला छोड़ देते हो तो बेटा वो अपने सराउंडिंग के अंदर बेटा बहुत नुकसान करेगा तुम्हारे पास, ठीक है। इतना पावरफुल होते हैं, देखो कितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है, एनर्जी बहुत होती है इसके पास, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ही होगी, ठीक है, यहाँ के लिए लो वो जो भी चलेगी तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर मैंने इसका यूज बताया आपके पास, ठीक है। अब देखो तो बच्चे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना बच्चे, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में हमारा ऐसा कुछ होता है तुम्हारे पास। तो वहां देखो बच्चे क्या, जैसे भी रिएक्शन करवाते हैं वहां पे 3 न्यूट्रॉन होंगे तुम्हारे पास, होंगे नहीं होंगे, और फिर 3 न्यूट्रॉन और क्या करेंगे बेटा टकराएंगे यूरेनियम से, तो वहां से फिर क्या करेंगे बेटा एक एक एटम से फिर क्या करेंगे 203 बार फिर एनर्जी निकालेंगे भी। और न्यूट्रॉन कितने 3 9 इलेक्ट्रॉन 9 न्यूट्रॉन फिर बाहर आ गए, वो 9 फिर 9 बार फ्यूजन करेंगे तुम्हारे पास, करेंगे नहीं करेंगे, फिर वो तुम्हारे पास कितना होगा 27 हो गया बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, और बेटा लार्ज अमाउंट के अंदर हमारी जो एनर्जी होगी बच्चे वो क्या होगी रिलीज होगी तुम्हारे पास, और स्मॉल टाइम के अंदर। तो ये हमारे लिए बेटा हार्मफुल है तुम्हारे पास, यदि ऐसे चलती रही तो इसको बड़ा कंट्रोल मैनर के अंदर प्रोसीड करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन को तुम्हारे पास। मतलब 3 न्यूट्रॉन जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आते हैं तुम्हारे पास बच्चे, तो उनमें से बच्चे 2 न्यूट्रॉन को बच्चे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे फर्दर
फ्यूजन के लिए भेजा जाता है तुम्हारे पास, वरना तो भाई अनकंट्रोल हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो तीनों आगे जा रहे हैं, फिर 9 जा रहे हैं, फिर 27 जा रहे हैं, तो बेटा बहुत नुकसान हो सकता है। वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो बच्चे, तो अहम रोल रहता है हमारे पास इस रिएक्शन का, और जरूरी नहीं है कि बेटा हर बार प्रोडक्ट आपके क्रिप्टॉन और बेरियम बने, दूसरे प्रोडक्ट भी हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलो बच्चे, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तुम्हारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। बेटा फ्यूजन का मीनिंग वैसे सिंपल है तुम्हारे पास, क्या? जुड़ना, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियस का, जब बच्चे क्या होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर 2 or more light nuclei combine together to form a heavy nucleus. This process is known as nuclear fusion. ठीक है, 2 या 2 से अधिक बेटा हल्के हल्के लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होंगे और बेटा एक बड़ा सा क्या बना देंगे तुम्हारे पास, न्यूक्लियस बना देंगे बच्चे, ठीक है। और बेटा तुम्हें पता है भाई न्यूक्लियस को कंबाइन करना बहुत मुश्किल काम है, कि न्यूक्लियस में तो बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स को आप ओवरकम कर रहे हो, तुम्हें पता है रिपल्सिव फोर्स कितना ज्यादा होगा वहां पे न्यूक्लियस को जब आप कंबाइन करवाओगे, तो उसको ओवरकम करना बेटा इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें लार्ज क्या चाहिए बच्चे, टेम्परेचर चाहिए लार्ज अमाउंट के अंदर। तो बेटा लगभग जो हमें टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए वो 10⁻⁷ केल्विन ऑर्डर का चाहिए, जो बेटा हमारे सन की कोर या फिर बेटा स्टार्स और है उनकी कोर के अंदर पाया जाता है बच्चे। हमारे यहाँ तो हम बेटा इसको बना ही नहीं सकते, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, लेबोरेटरी के अंदर भी बहुत मुश्किल है ये तो, ठीक। तो मोस्टली जो न्यूक्लियर फ्यूजन देखी जाती है बच्चे वो कहाँ, स्टार्स के अंदर या सन के अंदर बेटा पता नहीं 1 सेकंड में कितनी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही होगी बच्चे, और वहां से एनर्जी रिलीज होके यहाँ आ रही है बच्चे। वहां पे बार बार बच्चे क्या हो रहे हैं, तुम्हें वैसे बोलने जाते हैं कि क्या हमारा जो सन है वो क्या बेटे हाइड्रोजन और हीलियम का गोला बोला जाता है, ठीक है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लोअर क्लास में हमने सुना था। तो बच्चे वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके बच्चे कभी तो वो हीलियम बना रही है, कभी वो हाइड्रोजन बना रही है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के तुम्हारे 3 आइसोटोप होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो कितने आइसोटोप होते हैं बच्चे, 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो बच्चे कोई दो सेम 1s1 मिलके क्या होता है बेटा हाइड्रोजन ये बना रहा हो तुम्हारे पास, ठीक है। क्या होता है 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रही हो बच्चे, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रही हो तुम्हारे पास, ठीक है। ये एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन के तुम्हारे पास, ठीक है। तो और न्यूक्लियर फ्यूजन को बेटा दूसरा नाम जो दिया था वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर प्रोसीड होती है तुम्हारे पास, ठीक है। और मैं बात करूं बच्चे इसके एग्जांपल्स की, मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, उन एग्जांपलों का बुक से करेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेमी कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ।